जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो शुरू हो जाती है आर्टिकल 1 से, पार्ट 1 से। और वो पहला टॉपिक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है या इंडियन पॉलिटी जो है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पहले हमें समझना है, जिसको हमें पढ़ना है, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन मीन्स इंडिया एंड टेरिटरीज मीन्स स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। तो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो है ये यूनियन ऑफ स्टेट है। बिफोर 1947 India was divided among 562 princely states। 47 से पहले इंडिया जो था ये छोटी छोटी रियासतों में डिवाइडेड था। लगभग 562 प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के अंदर थी, जिनके अपने रूलर्स थे, अपने महाराजा थे। और बाद में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो उसके बाद जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, तो सिर्फ दो स्टेट्स वजूद में आ गई, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। और इंडिया जो रहा, इंडिया एक बड़ा एरिया था, यहाँ पे ज़्यादा स्टेट्स रही। तो इन सभी स्टेट्स को हमने बाद में यूनियन का हिस्सा बनाया। और आज जब हम देखते हैं इंडिया के अंदर प्रेजेंट टाइम में जो स्टेट्स है वो कितनी है, कोई बताएगा? 28 and 8 union territories। वेरी गुड, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज प्रेजेंट इस वक्त में बात कर रहा। हो सकता है जब एग्जाम का टाइम आ जाए तब तक कोई और स्टेट इसमें ऐड हो जाए या रह जाए, इसलिए इसमें अपडेट होना जरूरी है। लेकिन फिलहाल तो वो चांसेस नहीं है। फिलहाल आप याद रखो, क्योंकि ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था और फिर ये उस क्वेश्चन का आंसर ही गलत था, उन्होंने ऑप्शन ही गलत दिए थे। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। असल में थी 29 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज, लेकिन फिर जब जम्मू कश्मीर को बनाया गया यूनियन टेरिटरी, तो फिर ये 28 पे ही रह गई। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज जो है ये पहला पार्ट है, पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, which includes article 1 to 4, schedule 1 related to the union and its territory। यानी इसमें याद रखना है, जो शेड्यूल 1 है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, जो पार्ट 1 है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो आर्टिकल 1 2 3 4 है, उसमें यूनियन और इसकी टेरिटरी के बारे में बोला गया है। यानी इंडिया क्या होगा, इंडिया किस चीज का नाम है, इंडिया में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी a union of states। This tells us the nature of Indian political system। यानी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर क्या है, इंडियन पॉलिटिक्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, ये सारी चीजें हमें आर्टिकल 1 से पता चलती है। क्योंकि आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया, जिसको भारत भी कहते हैं, यानी यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इंडिया यहाँ पे हमने खुद ही अपनी कंट्री के दो नाम रखे हैं, इंडिया एंड भारत। तो इंडिया, जिसको भारत भी कहते हैं, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यानी आवर इंडिया, आवर भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या हुआ कि यहां पर बहुत सारी स्टेट्स मिलकर हम इस इंडिया को बनाती है, या इस इंडिया को मिलकर उन्होंने बनाया है। तो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब यहां यह समझना है यूनियन ऑफ स्टेट क्या होता है और फेडरेशन ऑफ स्टेट क्या होता है। देखिए, फेडरेशन ऑफ स्टेट होता है जब स्टेट्स अपनी मर्जी से यूनियन का हिस्सा बन जाती है, और जब वो इसी यूनियन का हिस्सा बनती है तो वो कभी भी उस यूनियन से अलग हो सकते हैं। लेकिन जब आप यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं, दैट मीन्स आपने अपनी आइडेंटिटी खो दी है। नाउ यू आर बिकम द पार्ट ऑफ दिस यूनियन। अब आप उस यूनियन से वापस नहीं जा सकते। यानी मतलब यह है कि जो 562 प्रिंसली स्टेट्स थी, उन सभी ने 1947 में ये एग्रीमेंट किया कि अब हम यूनियन का हिस्सा है। अब आज 2026 में वो कहेंगे कि हमें वापस अपना स्टेटस चाहिए, हम वापस अलग होना चाहते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। पहला आर्टिकल। आर्टिकल 2 क्या कहता है, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट न्यू स्टेट्स, कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को यह पावर है कि वो किसी भी नई स्टेट को ऐड कर सकता है। यानी ये जरूरी नहीं है कि जो 1950 में हमारे पास स्टेट्स थी उसके बाद किसी और स्टेट को ऐड नहीं किया जाएगा, बल्कि पार्लियामेंट को यह पावर है कि वो नई स्टेट को भी ऐड कर सकता है। इसी तरह आर्टिकल 3,
पार्लियामेंट हैज द पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय ऑल्टरिंग बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, कि पार्लियामेंट को यह भी पावर है कि वो प्रेजेंट किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करके नई स्टेट बना सकती है। जैसे जम्मू कश्मीर को 2019 में 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। और आर्टिकल 4 कहता है द अबव चेंज विल नॉट बी कंसिडर्ड अमेंडमेंट, ये कोई अमेंडमेंट नहीं मानी जाएगी, बल्कि ये पार्लियामेंट का पावर है। कल किसी ने बोला था कि ये अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट नहीं है, बल्कि ये पार्लियामेंट का पावर है। आर्टिकल 2 और 3 में बोला गया है कि पार्लियामेंट इतना पावरफुल है, ये किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करके उसको अलग स्टेट बना सकता है। तो इस तरह से आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इस बारे में बोला गया है कि कैसे आप नई स्टेट बना सकते हैं, कैसे आप नई स्टेट को ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस 562 princely states were integrated into the Indian Union, which resulted 14 states and 6 union territories। यानी आज़ादी के बाद हमने 562 स्टेटस को ख़त्म करके, उनके स्टेटस को ख़त्म करके, इनको किस चीज़ में ऐड कर दिया, इनको हमने 14 स्टेटस और 6 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम कर दिया। यानी 10-15 प्रिंस स्टेट्स को मिला के एक स्टेट बन गई, या 5-6 प्रिंस स्टेट्स को मिला के एक स्टेट बना दी। इस तरह हमने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 जो है पास किया, और इस एक्ट में बोला गया कि वी विल कंसिडर द ओपिनियन ऑफ द पीपल, वी विल सी द डिमांड ऑफ द पीपल। हम लोगों की डिमांड को कंसिडर करेंगे, बिकॉज ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, और अगर कहीं से कोई डिमांड आती है तो हम ये तादाद, ये नंबर बढ़ा भी सकते हैं। ये सिर्फ 14 नहीं रहेगा, बल्कि ये बढ़ भी सकता है। और इस तरह से शुरुआत होती है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम्स, कि हिंदुस्तान में नई स्टेट्स बनने लगी, नई यूनियन टेरिटरीज बनने लगी, और उनके नाम जो है वो भी चेंज होने लगे। शुरुआत होती है 1956। केरला ए न्यू स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड। 1956 तक केरला अलग स्टेट नहीं था, लेकिन 1956 के बाद केरला को एक नई स्टेट बनाया गया, और इस तरह शुरुआत हुई। डिमांड्स आने लगी इंडिया की डिफरेंट एरियाज से कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए। सेपरेट स्टेट का मतलब नहीं था आज़ादी कि हम यूनियन से अलग होंगे, क्योंकि यूनियन से अलग की अगर आप बात करोगे फिर तो आपको सजा मिलेगी। यूनियन से आप अलग नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप स्टेट अलग चाहते हो, अपना अलग स्टेट चाहते हो, अपना लेजिस्लेचर चाहते हो, अपनी यूनियन टेरिटरी चाहते हो, तो वो डिमांड कंसिडर की जा सकती है। एंड दैट इज वाई 1960 में जो बम्बई था, जिसको आज मुंबई बोलते हैं, ये एक बहुत बड़ी स्टेट थी ब्रिटिश एरा से। लेकिन यहां पर 2 ग्रुप्स थे, गुजरात और महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र में अलग लैंग्वेज है, गुजरात में अलग लैंग्वेज है। तो गुजराती और जो मराठी थे, इन्होंने कहा भाई हमें गुजरातियों को अलग स्टेट चाहिए जिसका नाम गुजरात होगा, और मराठियों को अलग स्टेट चाहिए जिसका नाम महाराष्ट्र होगा। और जब ये डिमांड बढ़ी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1960 में बम्बई को डिवाइड किया 2 स्टेट्स में, गुजरात अलग स्टेट, महाराष्ट्र अलग स्टेट। ठीक, सुनाई दे रहा अच्छी तरह से? Then 1963 में नागालैंड वाज गिवन द स्टेटहुड, क्योंकि नागालैंड में अलग एक नागा, जब एक अलग कैटेगरी है, उन्होंने कहा हमें नागालैंड चाहिए अलग स्टेट, तो मिल गई। हालांकि अब नागालैंड वाले आज़ादी की बात, वो स्टेट नहीं मानते, वो कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए, वी वांट सेपरेशन फ्रॉम इंडियन यूनियन। इसी तरह 1966 में पंजाब से डिमांड आई। पंजाब में सिख अलग है, हिंदू भी रहते थे। तो जो हिंदी बोलने वाले थे, हरियाणा, उन्होंने कहा हमें हरियाणा चाहिए, हम हरियाणा बनाएंगे, हिंदी स्टेट। और जो सिख पंजाबी थे, पंजाबी बोलने वाले, उन्होंने कहा हमें पंजाब चाहिए। तो यहाँ पे 2 कम्युनिटीज थी, हिंदी बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले। तो लैंग्वेज की बेस पे इस पंजाब को डिवाइड किया गया 2 स्टेट्स में, पंजाब और हरियाणा, 1966। और कोई बताएगा आपको पंजाब की कैपिटल क्या है और हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। यानी दोनों स्टेट्स की एक ही कैपिटल है, क्योंकि असल में Yes, ये sir, दोनों उसमें district असल में है। ये एक ही, हाँ, इन दोनों की, पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी, इनका सेम हाई कोर्ट भी है। और इतना ही नहीं, जी चंडीगढ़ खुद यूनियन टेरिटरी है। यानी पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, पंजाब अलग स्टेट, हरियाणा अलग स्टेट
और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। 1971 में यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश को स्टेट बनाया गया, जो हिमाचल प्रदेश है। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को भी स्टेट, अलग स्टेट बनाया गया। इसी तरह 1975 में सिक्किम को भी अलग स्टेट बनाया गया। 1987 गोवा को भी अलग स्टेट बनाया गया। और 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड को भी 3 नई स्टेट्स और बनी। और लास्ट स्टेट जो बनी दैट वाज 2014 तेलंगाना फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तेलंगाना को भी अलग स्टेट बनाया गया 2014 में। तो 2014 तक, 1956 से लेकर 2014 तक इंडिया में अलग अलग स्टेट्स बनी, नई नई स्टेट्स बनी, नई नई यूनियन टेरिटरीज बनी। डिमांड आती रही, बनती रही। हालांकि आज भी बहुत सारे एरियाज में स्टेट्स की डिमांड आ रही है, यूनियन टेरिटरीज की डिमांड आ रही है, लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट ने इसको रोक दिया है, क्योंकि शायद हम वापस जाएंगे 562 पर, इतना डिमांड आ रहा है। तो इस तरह से तेलंगाना स्टेट बनने के बाद इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स रही और 7 यूनियन टेरिटरीज। लेकिन बाद में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक और चेंज लाई, दैट वाज स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। The state of Jammu and Kashmir was bifurcated into Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh on 31st October 2019। 2019 में जम्मू कश्मीर स्टेट, जो पास्ट में प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, और उस जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 हिस्सों में चेंज कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी। इस तरह से एक स्टेट कम हो गई, रह गए 28। लेकिन यूनियन टेरिटरीज कितनी आ गई? 9। लेकिन 9 उसके बाद फिर एक चेंज आई। यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव were merged on 26 जनवरी 2020 with capital at दामन। इन 2 यूनियन टेरिटरीज को मिलाया गया। पहले ये अलग था, दादरा एंड नगर हवेली अलग यूनियन टेरिटरी थी, दामन एंड दीव अलग यूनियन टेरिटरी थी। ये बेसिकली आइलैंड है, छोटे एरिया है, तो इन दोनों को एक ही स्टेट बनाया गया 2020 में, जिससे 8 यूनियन टेरिटरीज रह गई और 28 स्टेट्स। इसलिए प्रेजेंटली इंडिया में 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब स्टेट और यूनियन टेरिटरी में क्या फर्क है? तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी अगर हमारे पास 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, इनमें क्या डिफरेंस है? स्टेट में लेजिस्लेचर होता है, जिस तरह असेंबली हो, इसको असेंबली बोलते हैं। ये बाइकेमरल भी हो सकता है, ये यूनिकेमरल। कुछ इंडिया की स्टेट्स में यूनिकेमरल है, एक ही हाउस होता है। कुछ इंडिया की स्टेट्स में बाइकेमरल है, 2 हाउसेस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एमएलए, एमएलसी। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलसी का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लोअर हाउस का मेंबर, अपर हाउस का मेंबर। तो स्टेट में लेजिस्लेचर होता है। दूसरा, स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है, स्टेट में एमएलएज बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं और गवर्नर भी होता है। लेकिन यूनियन टेरिटरी क्या होता है? ये डायरेक्टली सेंटर के कंट्रोल में रहती है। यहां न चीफ मिनिस्टर होता है, न लेजिस्लेचर होता है, न एमएलए होता है, न कोई और होता है। ये डायरेक्टली सेंटर के कंट्रोल में होता है। लेकिन हमारी कुछ यूनियन टेरिटरीज लाइक दिल्ली, पौडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर जो है, दिल्ली, पौडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 यूनियन टेरिटरी जो है, इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। इनके पास लेजिस्लेचर होता है, इनको लेजिस्लेचर दिया गया है, मगर बाइकेमरल, सॉरी यूनिकेमरल, एक ही हाउस है वहां पे, और वहां चीफ मिनिस्टर भी बनता है। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल था, इस यहाँ पे पता नहीं आज वो कौन है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। रेखा गुप्ता। हाँ, रेखा गुप्ता। तो कश्मीर में उमर अब्दुल्ला रेखा है। गुप्ता। हाँ, तो इन 3 यूनियन टेरिटरीज को लेजिस्लेचर भी दिया गया है, चीफ मिनिस्टर भी दिया गया है, इनके मिनिस्टर एमएलए भी होते हैं। लेकिन बाकी जो 5 यूनियन टेरिटरीज है, उनके पास न लेजिस्लेचर है, न चीफ मिनिस्टर है। उनको डायरेक्टली एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, कंट्रोल करता है। जम्मू कश्मीर में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो यहाँ गवर्नर नहीं होता है, एलजी होता है। और आप लद्दाख की बात करें, लद्दाख हमारे हिंदुस्तान कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन अब वहां पर यूनियन टेरिटरी है। लेकिन वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है? उनके पास लेजिस्लेचर भी नहीं है, उनके पास सिर्फ एलजी है, कोई एमएलए नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं, कोई सीएम नहीं। इसीलिए लद्दाख वाले इस बार परेशान थे, उन्होंने काफी प्रोटेस्ट भी किया। इस बार वहां पे हालात भी बहुत खराब हो गए, क्योंकि वो कहते थे हमें भी लेजिस्लेचर दे दो, हमें भी चीफ मिनिस्टर दे दो। तो इसका मतलब है यूनियन टेरिटरी और स्टेट में ये फर्क होता है। आया समझिए? तो ये हो गया हमारा पार्ट 1। अब हम जाएंगे पार्ट 2 पे, जो है सिटीजनशिप। Second important part of our Indian Constitution is called the part citizenship,
और ये आर्टिकल 5 to 11 है। 5 से लेकर 11 तक जितने भी आर्टिकल है, इनमें सिटीजनशिप को एक्सप्लेन किया गया है कि सिटीजन कौन होता है, सिटीजनशिप किसको मिलेगी, सिटीजनशिप से क्या फायदा होगा। क्योंकि अभी हमने देखा जो इंडियन यूनियन है जिसमें 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, जो पहले 562 स्टेट्स थी और अब ये सारा इंडिया आ गया। अब इस इंडिया में रहने वाले लोग कौन है और उनको कैसे हम मानेंगे सिटीजन, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, हु कैन बिकम द मेंबर, हु कैन बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कौन बनता है, कौन है सिटीजन ऑफ इंडिया? जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स करते हैं। वो तो आ गया जनरली। एनी इंडिविजुअल हु एंजॉयज सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक प्रिविलेजेस विद इन द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, यानी एनी पर्सन हु एंजॉयज सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल राइट्स इज कॉल्ड ए सिटीजन। लेकिन इंडिया का सिटीजन कौन है? वन हु लिव्स परमानेंटली इन इंडिया, जो परमानेंटली इंडिया में रहता है, जो 1950 से पहले या 1950 के बाद यहां आया, यहां पे रहता है, वो यहां का सिटीजन है। लेकिन अब उसमें यह कंफ्यूजन हुआ कि चलिए ठीक है, 47 से पहले यहां पर जो लोग रहते थे उसमें काफी लोग पाकिस्तान चले गए क्योंकि पार्टीशन हुआ, है ना। गदर फिल्म देखी जी है? सर। हाँ, यस कितने लोग सर। यहाँ यस से सर, भागे, वहां से यस भागे, सर। क्योंकि पार्टीशन में तो करोड़ों लोग इंडिया से माइग्रेट होके पाकिस्तान चले गए और करोड़ों लोग पाकिस्तान से इंडिया आए। कुछ मरे, कुछ जिंदा बचे, कुछ लोग लापता हो गए, तो काफी उसमें परेशानी हुई। इसलिए जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाई 1950 में, जब ये तैयार हुई, तो हमारे लिए मसला ये था कि हु विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि जो पहले सिटीजन ऑफ इंडिया थे वो तो पाकिस्तान में चले गए, या जो पहले पार्ट ऑफ इंडिया था पाकिस्तान वो तो वहां चला गया, या बांग्लादेश हमारा पार्ट ऑफ इंडिया था वो भी पाकिस्तान के साथ चला गया। काफी लोग माइग्रेशन करके चले गए और काफी लोग वहां से भी आ गए थे। तो अब ये मसला कैसे हमने सॉल्व किया? हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एक चैप्टर डाला, पार्ट 12 आर्टिकल 5 to 11, जिसको हमने कहा सिटीजनशिप, जिसमें हमने ये एक्सप्लेन किया कि हु विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। समझ आ रहा है? और जी सर। इंडिया के सिटीजन को क्या राइट्स होंगे, क्या स्पेशल स्टेटस उनको मिलेगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप एंड यूनिफॉर्म सिटीजनशिप फॉर होल ऑफ इंडिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि जो भी हिंदुस्तान के अंदर रहता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उसको सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होगा? Sir, we are the citizens of India, not the सर citizens of खाली any इंडियन particular state सिटीजनशिप, of वो India. किसी और कंट्री का यानी नहीं इसका रख मतलब सकता। होगा कि आप यूपी में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में, मद्रास में, या चेन्नई में, या कश्मीर में, लद्दाख में रहते हो, आपको एक ही नाम से पुकारा जाएगा, इंडियन। Indians, yes sir. आपके पासपोर्ट पे क्या लिखा होगा? इंडियन। ये इंडियन। जो आपकी पहचान है ना कि मैं कश्मीरी हूं, मैं तामिल हूं, मैं मराठी हूं, मैं डोगरी हूं, मैं गुजराती हूं, मैं असमी हूं, ये कोई मायने नहीं रखता। आपको सिर्फ एक ही चीज नाम है, वो है इंडियन। आपकी पहचान सिर्फ इतनी है कि यू आर इंडियन, यानी सिंगल सिटीजनशिप। और दूसरा यूनिफॉर्म सिटीजनशिप। यूनिफॉर्म सिटीजनशिप एक जैसी, कोई फर्क नहीं होगा। कोई पंजाबी कहेगा मेरे को ज्यादा अच्छी सिटीजनशिप है, या कोई बिहारी कहेगा मुझे अच्छी सिटीजनशिप है। नहीं, यूनिफॉर्म, एक जैसी सिटीजनशिप। जो राइट्स आप एंजॉय करते हो वही राइट्स बाकी लोग भी एंजॉय करते हैं। इसमें रिलीजन, कास्ट, कलर, लैंग्वेज, रीजन का कोई डिफरेंस नहीं होगा। वेदर यू आर लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यू विल बी गिवन सिंगल सिटीजनशिप एंड यूनिफॉर्म सिटीजनशिप। तो ये हमने यहां पे क्लियर, क्योंकि अमेरिका के अंदर डबल सिटीजनशिप होती है। वहां आप अमेरिकन सिटीजन भी होते हो और फिर अमेरिका की जो 50 स्टेट्स है उनकी भी सिटीजनशिप आपको मिल जाती है। तो यू एंजॉय ड्यूअल सिटीजनशिप या डबल सिटीजनशिप। या कुछ टाइम तक कश्मीर के लोगों को, 2019 तक कश्मीर के लोगों को भी डबल सिटीजनशिप मिलती थी। हमारे पास पीआरसी होती थी, स्टेट सब्जेक्ट होती थी, जिसका हमें यह फायदा मिलता था कि हम हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाकर जमीन, प्रॉपर्टी, मकान, गाड़ी, बंगला या नौकरी वगैरह कर सकते थे। लेकिन बाहर का कोई भी आकर कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर आकर प्रॉपर्टी, जमीन, गाड़ी, बंगला या जॉब वगैरह नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके लिए पीआरसी कंपलसरी थी। यू हैव टू बी द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कश्मीर। लेकिन अब वो चला गया, अब तो वो चीज नहीं रही। तो डबल सिटीजनशिप कश्मीर के लोगों को मिलता था,
बाकी इंडिया में जितने भी लोग हैं उनको सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी। ये पहली चीज इसमें क्लियर समझनी है। उसके बाद हम पार्ट 2 में जाते हैं। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है ये बेसिकली रिलेटेड टू सिटीजनशिप है। इट केम इनटू फोर्स ऑन नवंबर 26 1949। तो ये पावर में आता है कब? 26 नवंबर 1949। और कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्क्राइब किया है कि जो भी लोग, वो सारे लोग जो इंडिया के अंदर रहते हैं, 26 जनवरी 1950 का दिन है और इस दिन अगर आप इंडिया में रहते हो, इस दिन तक आप इंडिया में रहते थे, तो यू विल बी कंसिडर्ड द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो 26 जनवरी 1950 तक आप अगर यहां रहते थे तो आपको सिटीजनशिप मिल गई। अब उसके बाद आर्टिकल 5 क्या कहता है कि भाई सिटीजनशिप जो है वो 26 जनवरी तक मिलेगी। ठीक है, 26 जनवरी इज फाइनल डेट। 26 जनवरी 1950 तक अगर आप यहां पे हो तो आपको सिटीजनशिप मिलेगी। लेकिन आर्टिकल 6 क्या बोलता है? दिस आर्टिकल प्रोवाइड सिटीजनशिप टू दोज पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। फिर आर्टिकल 6 कहता है कि अगर कोई बंदा हिंदुस्तान का शहरी नहीं था, हिंदुस्तान का सिटीजन नहीं है, वो पाकिस्तान से इंडिया आया, माइग्रेशन करके आ गया पार्टीशन के दौरान, तो उसको भी सिटीजनशिप मिलेगी। अगर वो 50 के बाद भी आया है, 50 के बाद भी आया है, उससे पहले ही आया है, उसी बीच आया है माइग्रेशन करके, तो उसको भी सिटीजनशिप मिलेगी। यानी ऑल द पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, उनको भी सिटीजनशिप मिलेगी। फिर आर्टिकल 7, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान हु रिटर्नड बैक टू इंडिया विद इंटेंशन टू लिव परमानेंटली। कि जो माइग्रेंट्स है पाकिस्तान के और जो वापस आए, उनका इंटेंशन ये है क्या वो यहां पे परमानेंटली रहेंगे, तो उनको भी ये राइट मिलेगा। इसी तरह आर्टिकल 8, इट प्रोवाइड्स राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। कि अगर कोई बाहर रहता था, अंग्रेजों के दौर में यहां से चला गया बाहर रहने के लिए, इंग्लैंड में रहता था, फ्रांस में रहता था या चाइना में रहता था, अगर वो भी वापस आना चाहता है तो उसको भी सिटीजनशिप मिलेगी। तो पाकिस्तान से कोई आए या बाहर से कोई आए, उसको सिटीजनशिप मिलेगी। इसी तरह आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई बंदा है और उसने बाहर कहीं से सिटीजनशिप ली थी और अब वो वहां वॉलंटियरली वापस आना चाहता है, तो उसको भी हम हिंदुस्तान की सिटीजनशिप दे देंगे। इसी तरह आर्टिकल 10 भी इसी बारे में बोलता है कि सिटीजनशिप जो है उन तमाम लोगों को मिलेगी जिनको पार्लियामेंट के जरिए से मिलेगी। पार्लियामेंट इसके लिए कानून बनाएगा और इसके जरिए से भी लोगों को सिटीजनशिप मिल सकती है। और आर्टिकल 11 ने कहा कि पार्लियामेंट एक प्रोविजन बनाएगा, एक कानून बनाएगा कि सिटीजनशिप कैसे हासिल की जा सकती है। तो इस तरह से इन आर्टिकल्स में सिटीजनशिप को एक्सप्लेन किया गया कि हाउ टू बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। आप इंडिया के सिटीजन कैसे बन सकते हैं, उसके लिए आपके पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ये समझ आ गया आपको? यस सर। हाँ। सर मुझे आर्टिकल 8 फिर से समझाइए प्लीज। आर्टिकल 8 मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या मतलब, ठीक, रिसाइडिंग आउटसाइड मैं इंडिया। बताऊंगा। दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ये आर्टिकल कहता है कि अगर कोई हिंदुस्तानी ओरिजिन वाला, यानी जो हिंदुस्तान का बंदा है जिसके पेरेंट्स इंडियन है और वो बाहर रहता है, कहीं किसी अपने इंग्लैंड में रहता था, फ्रांस में रहता है, चाइना में, तो उसको भी सिटीजनशिप मिलेगी। यानी अगर वो यहाँ वापस आना चाहता है, उसके माँ बाप यहाँ के थे, इंडियन ओरिजिन के थे, तो वो यहाँ वापस आ सकता है, उसको भी सिटीजनशिप मिलेगी। ओके सर, ओके। हाँ, तो इसलिए उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास किया। ठीक है, तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्यों हमें बनाना पड़ा? क्योंकि 1950 के बाद भी माइग्रेशन शुरू थी। 1950 में तो चैप्टर बंद हो गया, अब किसी को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। जो उधर चले गए वो उधर के सिटीजन, जो यहां रह गए वो यहां के रह गए। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहते थे, हिंदुस्तान आना चाहते थे। दे वांट टू बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। या इस वक्त, आज अगर 2026 की हम बात कर रहे हैं, आज भी कोई इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है तो कैसे बनेगा? व्हाट इज द क्राइटेरिया? उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या फॉर्मूला है? हम कैसे इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं? क्या कोई बन सकता है इंडिया का सिटीजन? यस सर। कैसे?
सर इसको एक तो इंडिया में 7 साल रहना है, मतलब 7 साल के टाइम तक रहना है, और उसको कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए इंडिया की, और उसको वो गुड कैरेक्टर पर्सन होना चाहिए, और जो 8 शेड्यूल्स में है उसको लाइक एक लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी वो हाँ, सिटीजनशिप ले वेरी गुड। सकता है। देखो इसने एक्सरसाइज किया है, यानी सर अगर और कोई। उसको सर हाँ और एक बात, जी। सर उसको जहाँ पर वो पहले रहता था वहां पर एग्जिट करनी होगी सिटीजनशिप, तभी मिलेगी। हाँ, यानी वहां पे सरेंडर करनी होगी, ठीक। यस सर। वो तो है ही, जब वहां बाहर का कोई आएगा तो डबल कहाँ मिलेगी उसको। तो इसका मतलब है कि इंडिया का सिटीजन बनना आसान है, कोई भी बन सकता है, उसके लिए आपको फॉर्मेलिटी। तो इंडिया ने भी ये ओपन रखा है कि कोई भी बंदा हिंदुस्तान का सिटीजन बन सकता है। उसके लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वो पास कर दिया गया, जिसमें बोला गया एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, कि आप सिटीजनशिप कैसे हासिल करोगे, हाउ टू एक्वायर, कि आपके पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, जो क्राइटेरिया आप फुलफिल करोगे और आप इंडिया के सिटीजन बनोगे। तो पहला उसमें बोला गया बाय बर्थ, यानी बर्थ की वजह से, पैदाइश की वजह से आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, कि कोई भी पर्सन अगर इंडिया में आफ्टर 1955, है ना, शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज सिटीजन, अगर उसके पेरेंट्स, यानी अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और उसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है, तो उस बच्चे को भी सिटीजनशिप मिल जाती है बाय बर्थ ऑटोमेटिकली। जैसे हम पैदा हुए तो हमें कैसे मिली, क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स। इसी तरह ये पहला क्राइटेरिया होता है बर्थ की वजह से। दूसरा है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन आउटसाइड इंडिया है लेकिन उसका फादर या मदर सिटीजन ऑफ इंडिया है और वो वहां पैदा हुआ, तो उसको भी वहां पे वो सिटीजनशिप मिल जाएगी। यानी अगर कोई बाहर इंग्लैंड में रहता है, कोई बच्चा वहां पे पैदा हुआ लेकिन उसके माँ बाप इंडियन है, उनके पास इंडियन सिटीजनशिप है, तो उस बच्चे को भी ऑटोमेटिकली वहां इंग्लैंड में बैठकर, इंग्लैंड में पैदा होकर भी उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। दो चीजें। तीसरा जो है दैट इज बाय रजिस्ट्रेशन, कि अगर आपका ना फादर ना मदर, या आप कोई भी इंडियन नहीं है, कोई भी इंडियन सिटीजन नहीं है, आप कंप्लीटली आउटसाइडर हो, तो आपके लिए क्राइटेरिया क्या है कि आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप इसके लिए अप्लाई करोगे और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए से आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो इसमें जैसे अभी हमारी बच्ची ने कहा कि 7 साल आप रहे यहाँ पे, या कोई वुमेन है वो अगर इंडियन से शादी करती है उसको भी सिटीजनशिप मिल जाती है, तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद है बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब ए फॉरेन नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप ऑन एप्लीकेशन फॉर नेचुरलाइजेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी अगर कोई बाहर का है और वो इलीगली यहाँ नहीं आया है, उसका इंटेंशन ठीक है, गुड कैरेक्टर है, और उसको 8th शेड्यूल यानी जो लैंग्वेज है वो आती है, उसको ओथ लेना है, तो उसके बाद उसको इस नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से भी सिटीजनशिप मिल सकती है। और लास्ट वन इज बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर इंडिया ने किसी और टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया, अगर इंडिया ने किसी और टेरिटरी को अपने साथ मिलाया, और वहां के लोगों को भी ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाती है। जैसे इंडिया कहता है हम पीओके को लाएंगे, अगर पीओके पार्ट ऑफ इंडिया बना तो पीओके वालों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट आसानी आराम से जो है सिटीजनशिप इंडिया की मिल जाएगी। ये बोला गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। अब इसमें लॉस का भी बोला गया है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप, कि अगर आपको सिटीजनशिप मिली है तो आप इसको खो सकते हैं, आपसे ये छीनी जा सकती है। 3 तरीके हैं उसके। एक है रिन्यूसेशन। रिन्यूसेशन यानी अगर कोई पर्सन वॉलंटियरली अपनी सिटीजनशिप सरेंडर करता है, वो वॉलंटियरली गिव्स अप करता है सिटीजनशिप, तो उसकी सिटीजनशिप चली जाती है, इसको बोलते हैं रिन्यूसेशन। दूसरा होता है टर्मिनेशन, व्हेन अ पर्सन एक्वायर्स सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री। अगर एक बंदा किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप हासिल करता है तो उसकी सिटीजनशिप भी खत्म कर दी जाती है, क्योंकि डबल सिटीजनशिप उसको मिलेगी नहीं। और तीसरा है डिप्राइवेशन। अगर किसी ने फ्रॉड करके कोई सिटीजनशिप हासिल की थी और ये चार्ज साबित हुआ, तो उसकी सिटीजनशिप भी चली जाएगी, अगर किसी ने कोई फ्रॉड वगैरह किया होगा। तो ये है लॉस ऑफ सिटीजनशिप। अब जो 1955 का एक्ट था, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आई है सो फार टिल टुडे,
क्योंकि तब से लेकर आज तक इसमें 1986 में अमेंडमेंट आया, 92 में अमेंडमेंट आया, 2003 में आया, 2005 में आया, और काफ़ी चेंजेस हमने लाई सिटीजनशिप एक्ट में, जिससे अब और बहुत सारे लोगों को भी सिटीजनशिप मिल जाती है। जैसे फीचर्स ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एक हमारे पास जो अब नया कानून आ गया है सिटीजनशिप का, वो ये है कि अगर कोई हिंदू, कोई सिख, कोई बुद्धिस्ट, कोई जैन, कोई पारसी, कोई क्रिश्चियन अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से इंडिया आना चाहता है या इंडिया में आया है, उसको भी ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये अमेंडमेंट हमने इसलिए की, हमने कहा जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान है, वहां से काफ़ी लोग माइग्रेशन करके आए हैं या आ रहे हैं, लेकिन उन सभी को हम सिटीजनशिप नहीं देंगे, सिर्फ उन लोगों को देंगे जो नॉन मुस्लिम होंगे, यानी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। मुसलमानों को नहीं मिलेगा। और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल बना, इस पे काफ़ी ज़्यादा हिंदुस्तान में शोर शराबा हुआ, डिस्कशन, डिबेट हुआ कि अगर कोई बांग्लादेशी यहाँ रहता है, क्योंकि ज़्यादा तो बांग्लादेशी ही रहते हैं, 1 करोड़ लगभग रहते हैं बांग्लादेशी, उनको क्यों सिटीजनशिप नहीं मिलती है? उसमें बोला गया सिर्फ मुसलमानों को नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिलेगा, या कोई अफगानिस्तान से आया है। तो ये हमने इसमें एक चेंज लाई। दूसरी चेंज हमने ये भी लाई कि 11 ईयर या 6 ईयर का कोई क्राइटेरिया इनके लिए नहीं होगा। इनको 6 साल या 11 साल जो है, ये पीरियड टाइम इनके लिए नहीं रहेगा। दे कैन बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। इसी तरह ओवरसीज सिटीजनशिप, अगर कोई बाहर का है, उसको सिटीजनशिप दी गई है, वो भी कैंसिल की जा सकती है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ। अगर उसने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उसकी सिटीजनशिप भी हम खत्म कर सकते हैं, जिसमें एनआरआई की बात आती है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, यानी हु हैव नॉट एक्वायर्ड फॉरेन सिटीजनशिप बट आर लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज और हैविंग इंडियन पासपोर्ट, कि एनआरआई जो है उनको भी हमने सिटीजनशिप दी है, क्योंकि उनके पास सिटीजनशिप नहीं ली, उन्होंने नहीं ली है बाहर की सिटीजनशिप, तो उनको हमारी सिटीजनशिप मिल जाएगी। और खास तौर से एक और अमेंडमेंट हमने इसमें कर दी, इंडियन पार्लियामेंट ने दिसंबर 23 में एक बिल को पास किया, जिसमें बोला गया कि वी विल ग्रांट ड्यूअल सिटीजनशिप टू द पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिजाइडिंग इन अदर कंट्रीज। पहले हमने बोला था जो बाहर रहते हैं उनको नहीं मिलेगा, सिर्फ जब वापस आएंगे। अब हमने कहा अगर वो वहां रहते हैं, 23 में हमने किया, तो उनको वहां की सिटीजनशिप मिलेगी और इंडिया की सिटीजनशिप भी हम उनको दे देंगे, यानी इनको हम ड्यूअल सिटीजनशिप देंगे। क्योंकि बहुत सारे इंडियन बाहर रहते हैं, दुबई में रहते हैं, चाइना में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं और बड़े पोस्ट पे काम करते हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनको वहां की सिटीजनशिप मिली है। तो हमने उनको ये ऑप्शन अब ऑन रखा है कि दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर ऑल्सो द सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको यहाँ की सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। इस तरह से सिटीजनशिप के एक्ट में हमने बहुत सारी चेंजेस लाई है और काफ़ी इसमें छूट दे दी है और काफ़ी इसका क्राइटेरिया बदल दिया है। एनआरसी वगैरह नई नई चीज़ें आ गई है कि किसको हम सिटीज़न मानेंगे, किस कैसे दे देंगे, किन लोगों को दे देंगे, और ये सारी चीज़ें हमें इस पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन करके आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, जो अमेंडमेंट के साथ हमारे पास अवेलेबल है। तो ये था हमारा सिटीजनशिप का पार्ट। ओके, इज इट क्लियर?